जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ एप्पल केक, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत आसानी से भी बन जाता है। इसका बैटर प्लेन केक की तरह ही तैयार किया जाता है, बस उसमें थोड़े से जो सेब हैं वो एडिशनल होते हैं। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए कोई भी फ्रूट ऐड करके उससे केक बनाया जा सकता है। एप्पल फ्लेवर के साथ ये केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। इसे चाहें तो खुद भी बना के खाएं, मेहमानों को पेश करें या किसी खास मौके पे भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए 4 अंडे जो रूम टेम्परेचर थे उसमें 200 ग्राम चीनी ऐड करके उसे इतनी अच्छी तरह से फेंटा है कि इस तरह का वाइट सा जाग बन गया। 200 ग्राम मैदा जो मैंने अच्छी तरह से छान लिया था उसको ऐड करके आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर देना है। अंडे और चीनी को जब 15 मिनट के लिए अच्छी तरह फेंटा जाए तो उसका फ्लफ़ी सा जाग बन जाता है। फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके मैदा ऐड कर देना है। मैदा थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और इसको डालने से पहले छानना भी ज़रूर चाहिए, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। मेजरमेंट वाला स्पून लेके 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून वनीला शुगर ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे मैं 200 ग्राम साल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। ये बटर मैंने मेल्ट किया था लेकिन ये गर्म नहीं, बिल्कुल ठंडा है। अंडे, मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, वनीला शुगर और साथ में बटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। केक का बैटर तैयार होने के बाद इस शक्ल में आ जाता है। अब इसे हम बेकिंग फॉर्म में डालेंगे। मैंने बेकिंग फॉर्म के अंदर भी बटर पेपर ऐड कर दिया और उसके किनारों पे भी लगा रही हूँ। इससे केक साइडों पे नहीं चिपकेगा और ना ही पैंदे पे। केक के बैटर को बेकिंग फॉर्म में डाल के इसके अंदर अभी सेब ऐड करूँगी। सेब छील के इस तरह से लंबाई के रुख में मैंने उनके स्लाइसिस कर लिए हैं। अब एक किनारे से स्टार्ट करके सारे बैटर में सेब ऐड करते जाएंगे। इस केक का फ्लेवर माशाल्लाह से इतना अच्छा बनता है कि किसी भी खास मौके पे अगर आप इसको बना के पेश करेंगे तो सब आपकी बहुत ज़्यादा वाह वाह करेंगे। ये केक घर पे बना के सर्व करने के बाद किसी भी बड़ी बेकरी से आपको केक मंगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बैटर में मैंने 3 बड़े कटे हुए सेब ऐड किए हैं और इसके ऊपर अभी सिनेमन पाउडर छिड़क रही हूँ। एप्पल केक के साथ सिनेमन पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैकडॉनल्ड की एप्पल पाई तो आपने खाई होगी, जिसमें एप्पल्स और सिनेमन फ्लेवर होता है। ये मेरे पास पर्ल शुगर है जो थोड़ी सी मोटी होती है वाइट कलर में। इसको थोड़ा सा खूबसूरती के लिए डाला जाता है तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब ओवन को मैंने 170 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है। प्री हीट ओवन में इस केक को 40 मिनट के लिए बेक करना है। 40 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने केक को चेक कर लिया था। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह से केक माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। ये थोड़ा सा टाइम तो लेता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा तैयार हो जाता है। और अभी यहाँ पे देखें माइक्रो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। केक मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है तो उसके बाद माइक्रो की सफाई कर लूँगी। ये किचन स्प्रे है जो चूल्हे वगैरह को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। किसी भी चीज़ पे फैट या ग्रीस वगैरह लगी हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये स्प्रे। माइक्रो को हल्का सा स्प्रे करने के बाद इसको मैं स्पंज के साथ सारा साफ़ कर लूँगी। माइक्रो साफ़ करने के लिए स्प्रे ना भी हो तो पानी में थोड़ा सा लेमन और बेकिंग सोडा डाल के या तो स्प्रे कर सकते हैं या फिर इसी तरह स्पंज से लगा के उसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। लेमन और बेकिंग सोडे वाला पानी स्प्रे करने या लगाने के बाद किसी भी टॉवल से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। माइक्रोवेव तो रोज़ के यूज़ में आने वाली ऐसी चीज़ है कि अक्सर ही गंदा रहता है। वैसे तो सान भी बहुत इजी तरीके से हो जाता है, साथ ही साथ साफ़ करते रहें तो फिर इतना ज़्यादा गंद भी नहीं डलता। लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, इसमें कोई भी चीज़ रखने का दिल नहीं था कर रहा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये साफ़ करती हूँ फिर ही कोई और काम करूँगी। घर माशाल्लाह से चीज़ ही ऐसी होती है, जिन्होंने साफ़ करना होता है उनके लिए कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। थोड़े थोड़े दिनों के वक्फे से कोई ना कोई चीज़ डिटेल से साफ़ करने वाली हो ही जाती है। माइक्रो साफ़ करने के बाद माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। कोई भी काम जब अच्छे तरीके से हो जाता है तो फिर दिल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अभी मैं मटन आलू का शोरबा बनाने लगी हूँ। कुकिंग ऑयल डाल के उसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए और साथ में 1 गट्ठी लहसुन थी जिसको मैंने साबुत ही डाल दिया है। इनको अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। जब अच्छा सा कलर आ जाए तो इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और साथ ही बड़े साइज़ के 3 कटे टमाटर हैं, इनको भी डाल के तो अच्छी तरह से भून लूँगी। टमाटर यहाँ पे इतने पकाने हैं कि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और मसाले का ऑयल भी सेपरेट हो जाए। अब चूल्हा बंद करके मैं मसाले को ठंडा होने दूँगी और इसके बाद इसे पीस लेना है। मटन आलू शोरबा मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है
जब भी पकाती हूँ तो उन्हें बस वाइट चावल के साथ ही चाहिए होता है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि फुलके या नान के साथ खाएं। आज मैं बच्चों को भी राज़ी करने लगी हूँ और अपना भी दिल खुश कर लूँगी, क्योंकि मैंने नान के लिए आटा गूंद के रख लिया था। मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से ठंडा हो गया तो उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। जब अच्छी तरह से पेस्ट बन जाएगा तो फिर ही इसमें मैं मटन ऐड करूँगी। जिस ऑयल से मैंने मसाला निकाला था वो ऑयल अभी हांडी के अंदर थोड़ा सा मौजूद है, उसी के अंदर मैंने मटन ऐड कर दिया है। मटन को यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेना है। मटन भूनते टाइम इसमें से थोड़े से जूसेस निकलते हैं, उनको पकाना है। साथ में ये सारे स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्चें, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये ऐड कर दूँगी। इन मसालों के साथ भी मटन को अच्छी तरह से भून लेना है। किसी भी किस्म का मीट हो या कीमा वगैरह तो उसकी बुनाई बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। अगर इसको भूने ना तो फिर थोड़ी सी स्मेल हमेशा इसके अंदर रहती है। मटन चूँकि गलने में टाइम लेता है, इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब मसाला ऐड करके तो मसाले के साथ भी इसको भूनूंगी। व्लॉग तो मैंने बना लिया था लेकिन वॉइस ओवर करना मुश्किल हो रहा था। कल भी मैंने शुरू की वॉइस ओवर करना तो नहीं कर सकी। अभी भी आके बैठी हूँ तो काफ़ी ज़्यादा उदासी फील हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरी कज़न जो चचा की बेटी हैं उनकी शादी है। मेरी अम्मी और चचा का घर साथ साथ में है। जितने भी मेहमान उधर आए हुए हैं वो सारी अम्मी से मिलने के लिए आ रहे हैं, अम्मी की खबर लेने के लिए। कुछ लोगों ने रात के टाइम पे स्टे भी अम्मी की तरफ करना है। जब इतनी रौनक लगी हो, इतने सारे रिलेटिव्स जमा हो तो फिर बहुत ज़्यादा दिल करता है कि हम भी वहाँ पे मौजूद होते। मुझे इनविटेशन तो आया हुआ था लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से मैं नहीं जा सकी। कोई भी बड़ा ओकेजन हो, चाहे वो शादी हो या किसी की डेथ वगैरह, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फील होता है कि काश हम भी वहाँ पे होते, हम भी शामिल हो सकते हैं। चले खैर, कभी कभी थोड़ा सा फील तो होता है लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह कह के टाइम गुजारना होता है। वहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि रहते तो करीब हैं लेकिन आपस में बोलते ही नहीं, बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से नाराज़ भी होते हैं। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हम एक दूसरे से बोलते तो हैं, नाराज़ नहीं, एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक से पेश आते हैं, यही काफ़ी है। जब हम स्कूल गोइंग थे तो इन दिनों में एक शेर बहुत मशहूर हुआ करता था कि मीलों के फासले हों मगर दिल करीब हों, मिलना नसीब में हो फ़कत ये दुआ करें। ये शेर मुझे इतना ज़्यादा याद है क्योंकि इसको लिख लिख के हमने इसकी इतनी ज़्यादा मत मार दी थी। और ये शेर मैं और मेरी फ्रेंड्स वगैरह उस टाइम पे लिखती थी जब हमें समर की छुट्टियां होती थी। हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते थे कि अब छुट्टियां हो जानी है, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। मेरी कुछ फ्रेंड्स आउट ऑफ सिटी रहती थी और उनके पास फ़ोन की सहूलत भी मौजूद नहीं थी, इसलिए हम खत और चिट्ठियाँ लिख लिख के अपना दिल बहलाते थे। जब हाल अहवाल पूछना होता था तो फिर लेटर वगैरह ही लिखते थे। हमारे वो लेटर ऐसे ही हुआ करते थे कि जैसे लैला मजनू को या शीरी फरहाद को लिख रही हो। कितना अच्छा ज़माना होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं उस टाइम को। उस टाइम पे कोई टेंशन नहीं थी होती, बस खाना होता था, पीना होता था, सोना होता था, स्कूल जाना होता था और फ्रेंड्स वगैरह से मिलना होता था। बहुत ज़्यादा लाउबाली और मनमौजी टाइम था वो, क्योंकि उस टाइम पे सारी टेंशन्स बड़ों की होती हैं, बच्चे तो बस अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं। उस टाइम से सुनते आ रहे थे कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ फेसेस से गुज़रना पड़ता है। अब जब उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है तो फिर पता चलता है कि वाकई परेशानी क्या होती है, टेंशन्स क्या होती हैं, इनको कैसे हैंडल करना होता है। लेकिन ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों के थ्रू गुजारते हैं। मैं तो अल्लाह ताला का शुरू से बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी भी थीं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ जा रही थी। उस टाइम पे भी मैं उनकी ज़िंदगी की आसानी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती थी और अपनी आसाइशों पे अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती थी। हमारे घर का माशाल्लाह से एक टाइम ऐसा था कि जब मैं कहती थी कि अगर जन्नत होती होगी तो वो हमारे घर जैसी होती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक की दी हुई तमाम नेमतें मौजूद थीं और उसके साथ सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो थी सेहत, तंदरुस्ती। सब लोग हिम्मत वाले थे, जवान थे, हम लोग यंग एज में थे और अम्मी अब्बू भी माशाल्लाह से काफ़ी हिम्मत वाले थे। उस टाइम पे बिल्कुल भी फील नहीं था होता या कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी कौन कौन से रंग दिखाएगी। बस ऐसी ही ज़िंदगी है कि कभी मुश्किलों के साथ आसानी और कभी आसानियों के साथ मुश्किलें हैं। तो बस अल्लाह ताला हमें सब्र और शुक्र करने की तौफीक दे। जैसे भी हालात हों, अच्छे हों तो हमें उन पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर थोड़े से तकलीफ़ दे हालात आ जाएँ तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र और सब्र मांगना चाहिए।
अभी 2-3 साल पहले मेरे चचा के बेटे की शादी हुई थी, तो उस टाइम पे माशाल्लाह से मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक थीं और अभी वो फ़ील कर रही थी कि मैं बीमार हूँ, मैं शादी में शामिल नहीं हो सकती। फिर मैं उन्हें बस हौसला तसल्ली दे रही थी कि कोई नहीं, ज़िंदगी का ये टाइम भी गुज़र जाएगा इंशाल्लाह। अभी उनकी एक बेटी बाकी है, तो उसकी शादी पे इंशाल्लाह आप ज़रूर शामिल होंगी। बस ज़िंदगी होनी चाहिए, ज़िंदगी हो तो सेहत भी मिल ही जाती है अल्लाह पाक की तरफ से। तो इंशाल्लाह अम्मी भी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाती हूँ कि मैं उनके पास नहीं, उनकी खिदमत नहीं कर सकती, लेकिन फिर यही सोच के सब्र कर लेती हूँ कि ये भी तो अल्लाह पाक के रंग हैं, क्योंकि अल्लाह पाक तो सब कुछ देख रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है ना कि वो सोया हुआ नहीं, वो जागता रहता है, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद। वो तो हर हालात को हर तरह से हमें देख रहा होता है। ये तो बस अल्लाह ताला ही जानता है कि मेरी शादी कहाँ होनी थी, मैंने अपने माँ बाप से कितना दूर जाना था। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि इंसान जितना शुक्र करता है मैं उसको और ज़्यादा अता करता हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ज़िंदगी की उन कमियों, कोताहियों और कमज़ोरियों पे नज़र ना रखी जाए। बस जो अल्लाह ताला ने अता किया उस पे शुक्र किया जाए, सब्र किया जाए, फिर इंशाल्लाह हालात बदल जाते हैं। जब इंसान किसी मुश्किल से गुज़र रहा होता है उस टाइम पे ऐसा ही फ़ील होता है कि शायद ये हालात कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन ज़िंदगी चूँकि रुकती नहीं, ज़िंदगी ने चलना होता है, आगे जाना होता है, बहुत सी चीज़ें पीछे रहनी होती हैं। ज़िंदगी में जब इंसान बहुत सारी चीज़ों को पाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें खो भी देता है। बस यही ज़िंदगी है, कभी ऊपर कभी नीचे। ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स इन्हीं का नाम है। बस ये तो काफ़ी कोशिश के बाद मैंने वो लोग बना लिया था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अपने तमाम प्यार करने वालों को मैं अपनी बहुत सी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। आप सब ने भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द सेहत दे के वो अपने पाँव पे चलने लगें। यूँ ही इंशाल्लाह अम्मी की तबीयत ठीक होगी तो मैं काफ़ी रेगुलर व्लॉग लेके आया करूँगी। अभी इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।